हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के चैप्टर 2 की बात कर रहे थे और अब तक अपन ने अम्लों और क्षारों के जो कुछ रासायनिक गुण हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। ये आपका जो दूसरा चैप्टर है इसका चौथा वीडियो होने वाला है। तो सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले पुराने वीडियो देखें, उसके बाद में यहाँ पर आओगे तो बेटा ये बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो बेटा आप सब जानते हो कि जो अम्ल और क्षार के विलयन की जो प्रबलता होती है, तो अम्लों के विलयन की जो प्रबलता होती है वो H+ आयनों की मात्रा सांद्रता पर डिपेंड करती है और क्षारों के जो विलयन की प्रबलता है वो OH- आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। मतलब बेटा अपन क्या पढ़ने वाले इसके अंदर एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, पीएच। क्या नाम है बेटा? पीएच। सबसे पहले बताता हूं पीएच शब्द किसने दिया। पीएच शब्द वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन पीएच शब्द किसने दिया बेटा? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच शब्द किसने दिया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। फिर मैं आपको बताता हूं पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा क्या है? किसी अम्ल के जलीय विलयन में, किसी अम्ल के जलीय विलयन में, किसी अम्ल के जलीय विलयन में H+ मतलब कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बेटा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पीएच कहा जाता है। मतलब किसी अम्ल के जलीय विलयन में जो H+ की सांद्रता है, H+ की मात्रा है, उसके ऋणात्मक लघु गुणक के मान को क्या कहा जाता है? पीएच। मतलब पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच बराबर H+ आयनों की सांद्रता, ये जो ब्रैकेट का चिन्ह सांद्रता को दिखा रहा है, H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक को बोलते हैं लॉग, और इसका बेस यहाँ पर रहता है टॉन 10। तो पीएच बराबर क्या आया? -log10H+, कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन। H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बढ़िया टर्म बताने वाला हूं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है पीएच शब्द किसने दिया? किसने दिया? सोरेनसन ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है पीएच की परिभाषा। लेकिन इसके बाद में एक और शानदार सा क्वेश्चन बनता है बेटा कि ये जो पीएच शब्द है, पीएच शब्द, ये पीएच शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ये पीएच शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में इसको पोटेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंज। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पोटेंज। और जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है पावर। क्या होता है बेटा? पावर। और इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शक्ति। शक्ति। पीएच शब्द में जो पी का अर्थ है, पीएच शब्द में पी का अर्थ, पी का अर्थ क्या होता है लैटिन में? पोटेंज। इंग्लिश में क्या होता है? पावर और शक्ति। किनकी शक्ति? H+ आयनों की। किसकी शक्ति बेटा? H+ आयनों की शक्ति। H+ आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? आपकी पीएच कहलाती है। इसके बारे में बात बता रहा हूं बेटा। ये पीएच शब्द में जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसमें जो पी का अर्थ है, लैटिन में पोटेंज है और अंग्रेजी में पावर है। पावर या शक्ति या सामर्थ्य। सामर्थ्य। तो हाइड्रोजन आयनों की सामर्थ्य, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो शक्ति है उसको आप पीएच के द्वारा डिफाइन कर सकते हो। इसी के आधार पर बेटा अम्लों को, पीएच के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। अम्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बेटा? दो भागों में। पहले होते हैं आपके प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, वे अम्ल जो 100% आयनों में टूटते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो 100% आयनों में टूटते हैं। वे अम्ल जो 100% आयनों में टूटते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं।
एग्जाम्पल याद रखना, HCl है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल है। दूसरा क्या होता है बेटा, HBr है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इसके अलावा इसको तो कैसे भूलोगे आप, H2SO4 को तो भूल ही नहीं सकते, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेटा ये सभी अम्ल कौन से प्रकार के अम्ल हुए, आपके प्रबल अम्ल हुए, क्योंकि ये 100% आयनों में टूटते हैं। जितने H+ आयन होते हैं इनके जलीय विलयन में 100% आयनन के कारण पूरे के पूरे H+ आयन आपके पाए जाते हैं। दूसरे अम्ल होते हैं बेटा दुर्बल अम्ल। दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल के बारे में बात करता हूं मैं आपसे दोस्तों। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वीक एसिड इंग्लिश में इनको बोलते हैं, वीक एसिड। नाम से ही पता चल रहा होगा, वीक एसिड। ऐसे अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल। भूलना मत, CH3COOH, इसका नाम बहुत फेमस है बेटा, एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा आप भी जानते हो बेटा H2CO3, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, कार्बनिक अम्ल। ये जो कार्बनिक अम्ल है ये किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा मत भूलना बेटा H3PO4, इसका नाम क्या है, पासफोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, पासफोरिक अम्ल। किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ये उदाहरण आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं बेटा कि ये उदाहरण आपको याद रखने ही पड़ेंगे। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ये आपके दुर्बल अम्ल हो गए। इसके बाद मैं बता रहा था बेटा कि पीएच का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन। ये अम्लों के लिए है, और सारों की POH होती है। सारों की क्या होती है बेटा, POH। POH सारों की क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सारों की POH क्या होती है बेटा, सारों की POH, सारों की POH, सारों की POH क्या होती है, POH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द OH माइनस आयन। कि अम्लों में H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। सारों के लिए हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक POH कहलाता है। बेटा किसी अम्ल की पीएच के मापन के लिए, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति के लिए, पीएच के मापन के लिए, पीएच के मापन के लिए एक स्केल विकसित किया गया, एक स्केल विकसित किया गया। उस स्केल को क्या कहा गया, उस स्केल को कौन सा स्केल किया गया, पीएच स्केल। कौन सा स्केल कहा गया, पीएच स्केल। जो ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल, ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। किसने की थी बेटा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। और ये पीएच स्केल की खोज हुई थी सन 1909 में। कब हुई थी बेटा पीएच स्केल की खोज, सन 1909 में हुई थी। पीएच स्केल में क्या होता है बेटा, पीएच स्केल में, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 0 से लेकर 6.9 तक कौन से होते हैं बेटा, अम्लीय होते हैं। 0 से लेकर कहां तक, 6.9 पर अम्लीय होते हैं। 7 पर कैसे हो जाते हैं, 7 पर उदासीन हो जाते हैं।
7 पर दोस्तों क्या हो जाते हैं, उदासीन। और बेटा 7.1 से लेकर 14 तक क्या माना जाता है, इनको माना जाता है सार। क्या माना जाता है, सार। तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखना बेटा, एक कि पीएच स्केल के द्वारा पीएच का मापन किया जाता है, मतलब कोई अम्ल का विलयन कितना अम्लीय है, पीएच के द्वारा आप उसको बता सकते हो। कोई सार का विलयन कितना सारीय है, पीएच के मान के द्वारा आप उसको बता सकते हो, प्रबल सारीय है या दुर्बल सारीय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अम्ल के लिए पीएच का मान कहां से कहां तक होता है, अम्ल का मान 0 से लेकर 6.9 तक। सार के लिए कहां से कहां तक होता है बेटा, सार के लिए होता है 7.1 से लेकर 14 तक। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो उदासीन है, उदासीन के लिए कहां से कहां तक होता है बेटा, उदासीन होता है ओनली 7 पर। एक चीज मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि बेटा 0 से लेकर अगर आप 7 की तरफ जाते हो तो पीएच के मान में वृद्धि होती है, और जब पीएच बढ़ता है तो बेटा अम्लों के लिए पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीयता में कमी होती है, अम्लीय प्रकृति में कमी होती है, क्योंकि पीएच बढ़ने पर बेटा वहां पर हाइड्रोजन आयनों की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि वो उदासीन की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, उदासीन। सारों के लिए जबकि 7 से ज्यादा जाएंगे तो बेटा वो प्रबल सारी होता जाएगा वो विलयन, क्योंकि इसमें पीएच बढ़ रहा है। तो सारों के लिए पीएच बढ़ने पर बेटा सारीय प्रकृति में वृद्धि होती है, जबकि अम्लों के लिए पीएच बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति में कमी होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट याद रखना, भूलना नहीं रे, भूलोगे नहीं, क्योंकि भूल जाओगे तो लिख के क्या होगे, अम्लों के लिए, अम्लों के लिए पीएच का मान, अम्लों के लिए पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति कम होती है, अम्लीय प्रकृति कम होती है। अम्लों के लिए पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति कम होती है। दूसरा पॉइंट, सारों के लिए, सारों के लिए पीएच का मान, सारों के लिए पीएच का मान बढ़ने पर, पीएच का मान बढ़ने पर सारीय प्रकृति, सारीय प्रकृति बढ़ती है, बढ़ती है। अतः इस प्रकार का सार, अतः वह प्रबल सार होगा जिसमें पीएच का मान ज्यादा होगा, वह प्रबल सार होगा। और बेटा अगर अम्लों के लिए पीएच का मान बढ़ता है, अम्लीय प्रकृति कम होगी, वो दुर्बल अम्ल होगा। किस प्रकार का अम्ल होगा बेटा, दुर्बल अम्ल होगा। और आगे बात करते हैं मेरे लाडलों, और देखते हैं आगे बात। ये डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें जो मान है 0 से लेकर कहां तक है, 14 तक मान है। ये 0, इसके बाद में 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और वो 14। इसमें ध्यान देख लो बेटा, H प्लस आयन की वृद्धि कब होगी, जब पीएच का मान कम होगा। जब पीएच का मान कम हो रहा है तो H प्लस आयन की वृद्धि हो रही है और अम्लीय प्रकृति भी बढ़ रही है। 7 पे बेटा कैसा है, उदासीन है, डायग्राम बना लेना। 7 पे कैसा है, उदासीन। और जब बेटा बढ़ती हुई सारी प्रकृति ये दिखा रही है कि जब सारी प्रकृति बढ़ती है तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती है। ये भाई साहब किसने बताया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और बोला था कि अगर H प्लस आयन की वृद्धि होती है, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, कब होती है, जब पीएच के मान में कमी होती है, पीएच के मान में कमी। अगर पीएच जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और पीएच जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। जबकि सारों के लिए है कि पीएच बढ़ते हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। OH माइनस आयनों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे बात करते हैं और बेटा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आपके यहां पर बेटा कुछ पदार्थों के बारे में और बताया गया है, कुछ पदार्थों के पीएच बताए गए हैं। इस पट्टिका के द्वारा मैं आपको कुछ पदार्थों के पीएच के मान याद कराने वाला हूं आज। बहुत ही शानदार टॉपिक है बेटा, इसमें यहां से क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जठर रस अमाशय में होता है,
जठरस, जठरस का पीएच का मान याद रखना 1.2, कितना होता है 1.2। दूसरा शुद्ध जल का पीएच का मान याद रखना बेटा, शुद्ध जल का पीएच का मान होता है 7। तीसरा रक्त, वेरी इंपोर्टेंट, रक्त का पीएच का मान कितना होता है बेटा 7.4, कितना होता है 7.4। चौथा बेटा लार का पीएच का मान याद रखना बेटा, लार का पीएच का मान भी कितना होता है 7.4। इसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दुर्बल सार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रंग के साथ दूधिया, और बेटा सूत्र MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है दुर्बल सार होता है। इसकी पीएच का मान कितना बेटा 10, कितना बेटा 10। इसके बाद में आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल सार है, पीएच का मान कितना है यहाँ पर 14। तो मेरे लाडलो भूल मत जाना इसको, जठरस का पीएच का मान 1.2, शुद्ध जल का पीएच का मान 7, रक्त का पीएच का मान 7.4, लार का पीएच का मान भी 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान भी 10, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच का मान 14। इसके बाद में बता देता हूँ बेटा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कब होती है जब वर्षा जल का पीएच का मान कितना हो जाए 5.6 से कम। तो कितना हो गया अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम। इसके अलावा दंत से, याद रखना ये भी दंत से कब होता है, दंत से जब पीएच का मान कितने से कम हो जाए 5.5 से कम हो जाता है, तो दंत से हो जाता है। तो ये इंपोर्टेंट जितने भी 10th क्लास के लिए है वो मैंने आपको सारे बता दिए, यहाँ पर इनको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए बेटा कि कुछ प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, इनसे कुछ प्राकृतिक अम्ल प्राप्त होते हैं, खाने योग्य अम्ल, वो कौन कौन से हैं, सिरका, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का 5% विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सिरका। और इसका यूज किया जाता है, जो सिरका होता है वो क्या होता है, एक प्रतिरक्षक के रूप में होता है, सड़ने से चीजों को बचाता है। तो बेटा सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, नोट डाउन करना। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है बेटा, आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, एक बार टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल बेटा, सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक, मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। क्या नाम है बेटा, फार्मिक अम्ल। नेटल के पौधे का जो डंक होता है उसमें भी कौन सा अम्ल होता है बेटा, मेथेनोइक अम्ल होता है। भूलना नहीं बेटा, सिरके में कौन सा अम्ल, सिरके में बेटा याद रखना, सिरके में बेटा कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जिसको आप एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हो। कौन सा अम्ल बेटा, एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हो। दूसरा संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल होता है बेटा, संतरा में होता है बेटा सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल होता है बेटा, सिट्रिक अम्ल। संतरा में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल। इसके बाद में बात करते हैं बेटा, तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा है बेटा इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, टार्ट्रिक अम्ल। खाने योग्य अम्ल ये सब। छोटा, छोटा है आपका टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में बताता हूँ पांचवा, खट्टा दूध। जो दूध होता है, दूध में खट्टा है, दही जिसको बोल सकते हो आप दही भी, जिसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद में बात करते बेटा, जब
चींटी या मधुमक्खी डंक मार लेती है तो उसके डंक में भी एक अमल होता है, उसके डंक मारने पर डंक मारे गए स्थान में दर्द और जलन होता है। उसका रीजन ये है कि उसके डंक में से एसिड निकलता है, और वो एसिड कौन सा होता है मेरे दोस्तों, वो होता है फार्मिक अम्ल, जिसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो आपका जो चींटी का डंक होता है, चींटी का डंक, चींटी के डंक में भी कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। चींटी के डंक में भी कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल। उसी प्रकार एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों में कांटे होते हैं, उस पौधे का नाम है नेटल, और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पर भी बेटा मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये बात कर रहा था मैं पीएच की, पीएच के साथ साथ कुछ प्राकृतिक अम्ल बताए जो खाने योग्य अम्ल है, जिनसे अपने को कुछ अम्लों से नुकसान भी होता है तो कुछ से फायदा भी होता है। लेकिन अब बात करूंगा जो पीएच है, पीएच के बारे में मैंने पूरी तरह बताया आपको कि पीएच है जो कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसमें आप क्या होता है, पी का अर्थ होता है बेटा पावर, शक्ति, सामर्थ्य, किनकी, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या सामर्थ्य। पीएच की परिभाषा के बारे में बात की, पीएच शब्द किसने दिया, सोरेनसन ने दिया। पीएच की खोज सोरेनसन ने की, पीएच स्केल की खोज भी सोरेनसन ने की। पीएच स्केल के द्वारा क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति का पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल होगा या दुर्बल होगा, आप पीएच के मान के आधार पर बता सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर अम्ल के लिए पीएच का मान बढ़ता है तो बेटा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी आती है। अम्लों के लिए अगर पीएच के मान में कमी होती है, ये सब बातें मैंने आपसे कर रखी है। अगर अम्लों के लिए पीएच के मान में कमी होती है मतलब बेटा क्या बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है, जिससे बेटा वो प्रबल अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रबल अम्लीय। जबकि सारों के लिए क्या होगा, अगर सारों के लिए पीएच का मान बढ़ता है दैट मींस OH माइनस आयन की सांद्रता इंक्रीज होती है, साथ में H प्लस आयनों की सांद्रता डिक्रीज होती है, तो वो कैसा हो जाएगा, सारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सारीय। उसके बाद में मैंने एक एक पॉइंट के बारे में बात की है, भूलना मत। उसके बारे में मैंने बताया जठरस, जठरस का पीएच का मान बताया 1.2, नींबू का कितना होता है 2.2। उसके बाद में बताया शुद्ध जल का पीएच का मान 7 होता है। देन मैंने आपको क्या बताया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल सारक होता है, जिसका यूज भी करते हैं अपने एंटी एसिड के रूप में, अभी बताऊंगा। उसका पीएच का मान होता है 10, और प्रबल सार आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच का मान 14 होता है। अब आज बात करते हैं भी पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो पहला पीएच का जो दैनिक जीवन में महत्व है वो है हमारे पाचन तंत्र में। हमारे पाचन तंत्र में दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो बेटा आपको पाचन तंत्र में पीएच का महत्व बताता हूं कि हमारे आमाशय के द्वारा, हमारे आमाशय के द्वारा, आमाशय के द्वारा, आमाशय के द्वारा कौन से अम्ल का स्राव होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है जो भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं, जीवाणु एवं जीवाणुओं को नष्ट, जीवाणुओं को नष्ट एवं भोजन के पाचन का कार्य करता है, भोजन के पाचन का कार्य करता है। मतलब अगर अपन डेली एवरीडे लाइफ में भोजन टाइम टू टाइम करते हैं तो अपनी आमाशय की जो दीवारें होती है, आमाशय की दीवारों के द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण किया जा रहा है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रावण से HCl का यूज आता है। जीवाणु होते हैं भोजन में, उनको नष्ट करने का, और भोजन के आंशिक पाचन में HCl का यूज होता है। लेकिन होता क्या है बेटा, होता ये है कि अपन कई बार एवरीडे लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे कामों में बिजी हो जाते हैं, होते ही नहीं होते, हो जाते हैं। तो बेटा अपन टाइम पे भोजन नहीं करते, लेकिन अपना आमाशय तो हमेशा तैयार रहता है किसके सिक्रेशन के लिए, HCl के सिक्रेशन के लिए। तो कई बार क्या होता है अपनी बॉडी में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो HCl की मात्रा बढ़ेगी। अब आप जानते हो एसिड, एसिड बहुत खतरनाक होता है, वो दीवारों पर बेटा, दीवारों पर नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे अपने पेट में दर्द और जलन होती है। इस बीमारी को कहा जाता है अति अम्लता। क्या कहा जाता है, अति अम्लता।
तो अति अम्लता किसे कहते हैं? अमाशय में अधिक मात्रा में, अमाशय में अधिक मात्रा में HCl अम्ल के स्रावण से, अमाशय में अधिक मात्रा में HCl अम्ल के स्रावण से दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। दर्द एवं जलन का अनुभव होता है मेरे दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? इसे एसिडिटी, इसे क्या कहा जाता है? एसिडिटी या अति अम्लता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अति अम्लता कहा जाता है। अब भाई साहब इस चीज में पीएच का क्या महत्व आया? इस चीज में पीएच का महत्व आया कि अम्ल को कौन बैलेंस कर सकता है? बेस बैलेंस कर सकता है, सार बैलेंस कर सकता है। एक H+ को एक OH- आयन उदासीन कर सकता है। मतलब अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट कर सकते हैं? सारीय पदार्थ दूर कर सकते हैं। तो जब अपने शरीर में बेटा अम्ल की मात्रा, अग्नाशय अमाशय में अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो एसिड बढ़ने के कारण दर्द होता है, पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। इस बीमारी को अति अम्लता या एसिडिटी कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है? दुर्बल सारकों का यूज किया जाता है। या तो दुर्बल सारक या दुर्बल सारीय लवणों का यूज किया जाता है या प्रबल सारीय लवणों का यूज किया जाता है। तो बेटा जो पदार्थ, इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं सबकी सब, जो पदार्थ अम्ल के प्रभाव को दूर कर देते हैं वे प्रति अम्ल या एंट एसिड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं, अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं या दूर कर देते हैं, अम्ल के प्रभाव को दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रति अम्ल या एंट एसिड कहा जाता है। प्रति अम्ल या एंटासिड या एंट एसिड भी बोल सकते हो, एंटासिड कहा जाता है। तो जब अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो जिन पदार्थों का यूज किया जाता है वे पदार्थ प्रति अम्ल या एंटासिड कहलाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? आपका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच का मान 10 और कैसा सारक है? दुर्बल सारक। उदाहरण भी पूछता है, दो एंटासिड का मान बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच का मान 10, जो दुर्बल सारक होता है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये एंट एसिड के रूप में कार्य करता है। मतलब ऐसी टेबलेट्स जिनका एंट एसिड के रूप में यूज होता है उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NHCO3। ये बेटा प्रबल सारीय लवण है। कैसा लवण है? प्रबल सारीय लवण। इसका यूज भी कहाँ किया जाता है बेटा? एंट एसिड के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा? एंट एसिड के रूप में इसका भी यूज होता है। तो हमारे अमाशय के द्वारा जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर भोजन को पाचन में सहायक कार्य करता है, तो अमाशय में कभी कभी अधिक मात्रा में अम्ल का स्रावण ज्यादा हो जाता है तो दर्द और जलन होने लगता है। इस बीमारी को एसिडिटी या अति अम्लता कहा जाता है। और इसे दूर करने के लिए, अति अम्लता को दूर करने के लिए जिन पदार्थों का यूज किया जाता है उन्हें एंट एसिड या प्रति अम्ल कहा जाता है। दो उदाहरण, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका प्रबल सारीय लवण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय हो जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है? दंत क्षय हो जाता है। कैसे होता है? कि बेटा अपन भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात अगर अपन मुंह साफ नहीं करते हैं तो भोजन करने के पश्चात मुंह में कुछ भोजन के कण शेष रह जाते हैं। कुछ भोजन के कण क्या रह जाते हैं? शेष रह जाते हैं। तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? तो उनमें जीवाणु उत्पन्न
उनमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु मुंह में अम्लीय पदार्थों का क्या करते हैं? अम्लीय पदार्थों का स्रावण करते हैं। मुंह में क्या करते हैं? अम्लीय पदार्थों का स्रावण करते हैं, जिससे क्या होता है? धातु का पीएच का मान कम हो जाता है। यदि धातु का पीएच का मान 5.5 से, कितने से बेटा? 5.5 से कम हो जाता है, तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर आवरण होता है वो दंतवलक, जो दांतों में पाया जाता है, उसका हास्य होने लगता है। तो 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का सबसे कठोर आवरण इनेमल, जिसको आप क्या बोल सकते हो? दंतवलक। हिंदी में देखो इसको क्या बोलते हैं? दंतवलक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इनेमल का हास्य हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही दंत से कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? दंत से कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? दंत से कहा जाता है। तो बेटा अपन भोजन करते हैं, सब जानते हैं, डेली लाइफ में भोजन डेली सब लोग करते हैं। भोजन करते टाइम अपन क्या करते हैं? बहुत लापरवाही करते हैं। भोजन करने के पश्चात कई बार भूल जाते हैं जल्दीबाजी में, तो अपने भोजन में कुछ भोजन के दांतों में कुछ भोजन के कण रह जाते हैं, तो उन कणों में बेटा बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। बैक्टीरिया एसिड का स्रावण कर देते हैं। एसिड होगा तो मुंह की पीएच का मान कम हो जाएगा, जिससे दांतों की पीएच का मान है वो 5.5 से कम हो जाएगा मेरे लाडलो। तो दांतों का जो सबसे कठोर आवरण है, मानव शरीर का ही सबसे कठोर आवरण है वो, जिसका नाम क्या है? इनेमल या दंतवलक, उसकी हानि हो जाती है, वो टूटने लगता है, जिससे दांतों का क्षय होने लगता है, उसको एक दंत से कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि दांतों का सबसे कठोर आवरण, मानव शरीर का एक क्वेश्चन याद रखना, मानव शरीर का सबसे कठोर आवरण कहाँ होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर आवरण कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर का सबसे कठोर आवरण कहाँ पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। दांतों में कौन सा होता है? इनेमल होता है। और इनेमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दंतवलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दंतवलक बोलते हैं, इनेमल या दंतवलक बोलते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों आपको बता देता हूं, इस इनेमल का रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है। तो इनेमल का रासायनिक नाम याद रखना मेरे दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्योंकि ये फास्फेट वर्ग के खनिजों से बना होता है। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट इनेमल का रासायनिक नाम। अब अपने दंत से हो रहा है, तो बचाव की क्या उपाय है भाई? भोजन किया, कुछ रह गए कण, गलती से रह गए भाई, मिस्टेक अपनी है। अगर उसमें एसिड जीवाणु उत्पन्न हो गए, एसिड कर रहे हैं, धातु के पीएच का मान 5.5 से कम हो गया, मानते हैं इनेमल का लेकिन कुछ ना कुछ उपाय तो होगा जिससे दंत बचने का जो पहला उपाय है, इसकी पीएच को संतुलित करने के दो उपाय।